Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of Chemistry। आज हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही जल्दी से आसान ही से समझ आने वाली ट्रिक्स जिससे हम सारे का सारा ग्रुप 18 दैट इज नोबल गैसेस की स्टडी को करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में आप सारी की सारी जीनॉन की जितनी भी रिएक्शंस गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उनको बहुत ही आसान तरीके से सीख लोगे और इस तरीके से सीख लोगे कि आपको वो अपने एग्जामिनेशन तक बहुत आसानी से याद रहेंगी। और साथ ही में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जीनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स गिवन है, तो उन स्ट्रक्चर्स को आप कैसे आसानी से बना सकते हो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो इन ऑल ये आपके जेई और नीट एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो आई होप ये लेक्चर आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो हमारी आज की जो पहली ट्रिक है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है और क्वेश्चन है द चार्ज ऑन PtCl6 स्पीशीज इन O2 PtCl6 एंड XcPtCl6 इज, और ये आपको बताना है। और यहाँ पे हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो है O2 और Xc के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है। और उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीनॉन का पहला कंपाउंड कैसे बना। तो जीनॉन एक नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है। तो जनरली हम मानते हैं कि नोबल गैसेस के लिए कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं है मगर उसका एक कंपाउंड बना, पहला कंपाउंड जिसके बाद और बहुत सारे कंपाउंड बने। तो वो पहला कंपाउंड कैसे बना, लेट अस क्विकली रिवाइज दैट। नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1962 में एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया O2 PtF6। और इस कंपाउंड को बनाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जो O2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, प्लीज डू रिमेंबर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एटम नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 1175 किलो जूल पर मोल। और ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ज़ीनॉन जिसकी वैल्यू है 1170 किलो जूल पर मोल। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये O2PtF6 पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि XcPtF6 भी पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की सेम है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की और जीनॉन की, राइट। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी हुए जीनॉन के पहले कंपाउंड को बनाने में। अगेन ये भी एक रेड कलर का कंपाउंड था, Xc+PtF6 नेगेटिव, राइट। तो इसमें जीनॉन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, उनके ऊपर +1 चार्ज है। तो सिमिलरली यहाँ पे O2PtCl6 और XcPtCl6 भी आइडेंटिकल ही कंपाउंड्स बनेंगे और PtCl6 पे दोनों ही केसेस में -1 चार्ज आएगा और O2 पे और जीनॉन पे +1 चार्ज आएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे रिविजन भी कर ली कैसे पहला कंपाउंड बना, दोनों रेड कलर के कंपाउंड बने, सो ये आपने सीखा। और +1 चार्ज O2 पे भी और जीनॉन पे, PtCl6 पे -1 चार्ज होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमें सीखनी है जीनॉन की कुछ रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में आती हैं। तो ट्रिक नंबर 2 में हम सीखते हैं रिएक्शन जीनॉन की विद फ्लोरीन। तो जीनॉन की रिएक्शंस फ्लोरीन के साथ याद रखने के लिए आपको याद रखनी है रेशो जिसमें जीनॉन और फ्लोरीन कंबाइन करते हैं। सबसे पहले अगर जीनॉन एक्सेस में हो तो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल 2:1 की रेशो में, जीनॉन ज्यादा फ्लोरीन कम, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज XeF2। अगर हम फ्लोरीन की रेशो बढ़ा दें, राइट, तो जीनॉन और फ्लोरीन कंबाइन करें -5 की रेशो में, तो XeF4। और अगर और भी ज्यादा फ्लोरीन की रेशो बढ़ा देंगे, 1:20 की रेशो में हम इन दोनों को लेंगे, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा XeF6। ठीक है, तो अगर जीनॉन ज्यादा तो फ्लोरीन का कंटेंट मॉलिक्यूल में कम। अगर जीनॉन की रेशो सबसे, जीनॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की रेशो बहुत ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा वाला कंपाउंड बनेगा, अगर बीच में की रेशो होगी तो XeF4 बनेगा। ठीक है, तो XeF2, XeF4 और XeF6 ये 3 फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं हमारे पास। सो प्लीज डू रिमेंबर कि जीनॉन सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड्स फॉर्म करता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और किसी के साथ इसके कंपाउंड्स नहीं फॉर्म होते।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिएक्शन पे, जो थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन। तो हमने 3 फ्लोराइड्स बनाए, XeF2, XeF4 और XeF6। ठीक है, ये कौन सी रेशो में था? 2:1, जीनॉन ज्यादा फ्लोरीन कम। ये किस रेशो में था? 1:5। ये किस रेशो में था? 1:20। ठीक है, अब ये कंपाउंड्स जब बन गए उसके बाद हमने इनका हाइड्रोलिसिस किया, इसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया और वो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे वो आपको याद रखना है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राइट? तो अब हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड ZeXeF2 और वाटर की रिएक्शन से है। तो इसमें क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है? जीनॉन, HF और ऑक्सीजन। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो अंडरस्टैंड यहाँ पे करो, एक स्टोरी के फॉर्म में हम इन 3 रिएक्शंस को याद करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास स्टोरी में क्या है कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। जीनॉन F2 है जहां पे हमारे पास जीनॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो हुआ यूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो गई लड़ाई, उन दोनों का टूट गया बॉन्ड। तो हाइड्रोजन गया फ्लोरीन के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए और उन दोनों ने अपने बीच में एक बॉन्ड बना लिया और वो बन गया HF। ठीक है, अब उसके बाद जब इन दोनों में बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया और फ्लोरीन और जीनॉन का बॉन्ड टूट गया। इसलिए बचेगा क्या? यहाँ पे जीनॉन बचेगा और इधर ऑक्सीजन बचेगा। तो हमारे पास ये बन गए 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के कंबाइन करने से HF बना, जीनॉन पीछे अकेला रह गया और ऑक्सीजन अकेला रह गया। तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स बने। ठीक, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? हमने लिया जीनॉन फ्लोराइड जहां पे फ्लोरीन की रेशो ज्यादा है। ठीक है, XeF4। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने जब वो बॉन्ड बनाया तो जब फ्लोरीन का रेशो ज्यादा था तो इनका जो बॉन्ड था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। अगेन HF बना, जीनॉन पीछे से अकेला रह गया, ऑक्सीजन पीछे से अकेला रह गया, तो ये बने। मगर अब ये जीनॉन और ऑक्सीजन जो अकेले थे, इन्होंने भी आपस में एक फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। ठीक है, और उनके बीच में जो कंपाउंड बना वो एक एक्सप्लोसिव फ्रेंडशिप वाला कंपाउंड बना और वो कंपाउंड है XeO3। ये एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो जब फ्लोरीन का कंटेंट थोड़ा बढ़ गया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तो जीनॉन और ऑक्सीजन ने भी सोचा कि हम भी कोई फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं और उन्होंने कंपाउंड फॉर्म किया XeO3। Xe भी है, O2 भी है और XeO3 भी है। अब हमने फ्लोरीन की कंसेंट्रेशन को और बढ़ा दिया, हमने XeF6 ले लिया। तो अगेन अब जो फ्रेंडशिप थी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तो जीनॉन और ऑक्सीजन की भी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उन्होंने भी अकेले अकेले रहना सोचा कि नहीं रहेंगे, हम भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करके अच्छी फ्रेंडशिप में ही रहेंगे, राइट? तो वो बन गया XeO3 और साथ में HF। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स याद रहेंगे। सबसे पहले HF, जीनॉन और ऑक्सीजन अकेले अकेले, फिर HF, जीनॉन और ऑक्सीजन अकेले अकेले, मगर फिर उनमें एक फ्रेंडशिप बनी, एक नया कंपाउंड बना XeO3, और फिर वो अकेले अकेला रहना भी उन्होंने छोड़ दिया, XeO3 और HF ही बना रह गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप इन तीनों रिएक्शंस को याद रख सकते हो। इस रिएक्शन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंटली जो चीज आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि XeF6 का यहाँ पे जब आप बैलेंसिंग करोगे, तो आई होप आप सब बैलेंस करना जानते हो। मैंने आपको बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं बताई है, सिर्फ कंपाउंड क्या बनने हैं तो वो आपको सिखा दिया। ठीक है, तो XeF6 के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं? वो है 3। आपको एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर XeF6 एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे या 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे या 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो हम ये वाली सीखेंगे। सो ट्रिक नंबर 4 है हमारी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। XeF6 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें 3 मोल्स यूज होंगे वाटर के, XeO3 और HF बनेगा। ठीक है, मगर अगर 1 मोल यूज करें और 2 मोल्स यूज करें तो क्या बनेगा? उसको अब बहुत आसानी से कैसे याद रखोगे
ये सीखते हैं। तो सबसे पहले XeF6 और 1 मोल ऑफ वाटर का रिएक्शन। तो इसमें आप अभी देख सकते हो कुछ बैलेंसिंग नहीं, कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो ये 2 फ्लोरीन के एटम्स को लेके 2HF फॉर्म करेगा। ठीक है, जब ये फॉर्म हो गए तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या बच गया। यहाँ से जीनॉन बचा, हमने जीनॉन लिख दिया। यहाँ से ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन लिख दिया। और फ्लोरीन के 2 एटम्स यूज हुए थे, बाकी के 4 बच गए। तो हमारा जो पहला कंपाउंड फॉर्म हुआ दैट इज XeOF4। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स HF के और XeOF4 का एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने 1 मोल वाटर का और डाल दिया तो हमारे पास क्या है, XeOF4 है। अब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगेन हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये 2 फ्लोरीन के एटम्स को लेके अगेन 2HF फॉर्म करेगा। और बाकी जो कुछ बच जाएगा हम इकट्ठा करके लिख देंगे। जीनॉन बचेगा, ऑक्सीजन के 2 एटम्स बचेंगे O2 और 2 फ्लोरीन के एटम्स F2, XeO2F2। ठीक है, परफेक्टली क्लियर। अब हमने इसमें तीसरा मॉलिक्यूल डाल दिया तो XeO2F2 और वाटर जब रिएक्ट करेंगे अगेन हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, वो 2 फ्लोरीन के एटम्स को लेके चला जाएगा, 2HF बन जाएंगे और बाकी पीछे क्या बच जाएगा, XeO2 और एक ये वाला ऑक्सीजन का एटम XeO3। ठीक है, तो आई होप ये तो बहुत आसान है, याद रखना कुछ भी मुश्किल नहीं। गुड। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या होगी जब हम सब कुछ कैंसिल करेंगे, XeO2F2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, XeOF4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल आपका प्रोडक्ट बनेगा XeF6, 3 मोल्स वाटर के कंबाइन करके फॉर्म करेंगे 6HF और XeO3। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर एंड वेरी इजी। गुड। सो नेक्स्ट अब हम एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 5, और वो है जीनॉन के फ्लोराइड्स की रिएक्शंस अदर फ्लोराइड्स के साथ। और इसके साथ जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रिएक्शंस गिवन है जीनॉन कंपाउंड्स की वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 तरह की रिएक्शन देखेंगे। पहले है एक जीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन किसी भी एक अल्कली मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन। सो प्लीज रिमेंबर एलिमेंट क्या होगा, ये M एक अल्कली मेटल होगा, उसके साथ रिएक्शन। और दूसरे में आप देखोगे कि जीनॉन फ्लोराइड आपको दिया होगा और वो रिएक्ट कर रहा होगा किसी भी एक कोवलेंट पेंटाफ्लोराइड के साथ, जैसे कि आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड हो सकता है, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर तो हमारा ये MF एक अल्कली मेटल का फ्लोराइड है तो M पॉजिटिव क्या होगा, एक अल्कली मेटल का कैटायन होगा। ठीक है, तो उस केस में जो जीनॉन का फ्लोराइड होगा वो एक फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। राइट, तो अगर यहाँ पे MF है और साथ में XeF4 का रिएक्शन हो रहा है तो इसने फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कि ये MF में से एक F नेगेटिव निकल जाएगा, ये बन जाएगा M पॉजिटिव, और इसमें ये F नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा XeF5 नेगेटिव, और ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा M पॉजिटिव XeF5 नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि आपके पास पोटाशियम फ्लोराइड है गिवन और साथ में इसका रिएक्शन हो रहा है XeF6 के साथ, राइट, तो यहाँ से एक F नेगेटिव निकलेगा और वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, K पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव। इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी तरफ अगर रिएक्शन हो रहा है जीनॉन के फ्लोराइड का किसी भी कोवलेंट पेंटाफ्लोराइड के साथ, कोवलेंट पेंटाफ्लोराइड जैसे कि यहाँ पे आर्सेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे XeF2 है और ये क्या करेगा, अब इस केस में एक फ्लोराइड डोनर की तरह एक्ट करेगा। अब ये एक F नेगेटिव लूज करेगा और दूसरे वाला फ्लोराइड उसको गेन करेगा। राइट, तो XeF2 का क्या बन जाएगा, XeF पॉजिटिव, और AsF5 का क्या बन जाएगा, गेन करके फ्लोराइड आए AsF6 नेगेटिव। सिमिलरली अगर हमारे पास XeF4 हो और उसका हम रिएक्शन करा दें फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ, तो ये F नेगेटिव यहां से निकल के यहाँ पे ऐड होना है, तो XeF3 पॉजिटिव और फॉस्फोरस, राइट, फॉस्फोरस।
सो फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड होगा और ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत आसान है, अब आपको सब रिएक्शंस यहाँ बहुत आसानी से याद हो गए हैं। सो नेक्स्ट अब हम फाइनल ट्रिक पे आज के पहुंच गए हैं, और फाइनल ट्रिक क्या है? टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स। तो ज़ीनॉन के कंपाउंड्स के लिए आपको वेल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कोई सही स्ट्रक्चर चूज करना आ सकता है। आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है उन स्ट्रक्चर्स में। सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, कितने पाई बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके लिए आपको आज मैं एक ट्रिक देने वाली हूं, और वो ट्रिक क्या है? वेल, ट्रिक इज टू फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम ढूंढेंगे बाय फाइंडिंग आउट द स्टीरिक नंबर। अब ये स्टीरिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम को हम बोलते हैं स्टीरिक नंबर। ठीक है, और स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करके हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, ये सब कुछ हम बता सकते हैं। राइट, ऑलराइट, अब इसको हम BSEPR थ्योरी में यूज करते हैं टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम स्टीरिक नंबर, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे रही हूँ, और ट्रिक है कि स्टीरिक नंबर दिस इज इक्वल टू n/8 विच विल बी इक्वल टू q प्लस r/2। अब ये n क्या है, q क्या है, r क्या है, पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं। n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, अगर वो एक एनायन है तो उसके अंदर आपको ऐड करने हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर वो एक कैटायन है तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसमें से माइनस कर लेना है। तो जो भी मॉलिक्यूल कैटायन या एनायन गिवन है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। n आ जाएगा। अब हमने इसे n को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, मगर 0 भी हो तो वो रिमाइंडर है। ठीक है, और Q का है क्वेश्चन है। तो Q हमें क्या बताएगा? Q हमें बताएगा कि कितने वो सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम फॉर्म कर रहा है। R जितने भी अनशेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए सेंट्रल एटम पे, और अगर इसको r/2 कर दोगे तो वो हमें देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो Q से हमें पता लगेगा कि वो सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। r/2 से हमें पता लगेगा कि उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, और दोनों का सम हमें स्टीरिक नंबर देगा। राइट, अगर स्टीरिक नंबर 2 होगा तो वेल उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी? sp। अगर 3 हो जाएगा तो sp2, अगर 4 हो जाएगा तो sp3 एंड सो ऑन। अगर sp होती है तो लीनियर शेप होती है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसे होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी हुई हैं। अब हम इसे अप्लाई करके एक एग्जांपल देखते हैं किसी भी ज़ीनॉन कंपाउंड का, कैसे आप सारा स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर्स बता सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए स्टीरिक नंबर कैलकुलेट किया है XeOF4 का। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके XeOF4 का स्टेरिक नंबर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आपको n ढूंढना है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑल एटम्स। ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, ऑक्सीजन के 6, फेक फ्लोरीन एटम के 7, और 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 फ्लोरीन के एटम्स हैं। इसका टोटल किया तो आया 42। अब 42 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। राइट, 8 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी 5, 8 5 आर 40, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 को 2 से डिवाइड किया तो आएगा आपके पास r/2 की वैल्यू 1। अब 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो स्टीरिक नंबर आएगा 6। जितना स्टीरिक नंबर है उतनी उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर अगर 6 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आप मेरा वो जो ट्रिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। वहां पे हर एक स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंगली क्या ज्योमेट्री गिवन है वो वहां पे मेंशन्ड है।
ठीक है, तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो वेल जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। जो 4 बॉन्ड्स होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, तो ये एक पिरामिड ऊपर फॉर्म करेंगे, एक पिरामिड नीचे फॉर्म करेंगे, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल हो सकती है ज्योमेट्री। और स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री एक ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मगर इस केस में हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, राइट। तो ज्योमेट्री तो इसके अकॉर्डिंगली, स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंगली ही रहेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मगर अगर आपको मॉलिक्यूल की कोई शेप पूछे तो वेल शेप डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जहां पे भी एक लोन पेयर आ जाएगा वेल वो शेप में नहीं आता, राइट। तो शेप इसकी क्या दिखाई देगी, जहां जहां पे सिर्फ एटम्स प्रेजेंट है, तो स्क्वायर और एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। ठीक है, सो आप इस सब को मेरे डिटेल्ड केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। एक एक ज्योमेट्री, एक एक शेप को हमने वहां पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब हमारे पास XeOF4 के लिए वेल जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा इस तरीके से। क्यों इस तरीके से आया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जीनॉन है। जीनॉन ने 5 बॉन्ड्स को, 5 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया लोन पेयर बनाने के लिए, राइट। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके यूज हो गए, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन उसका यूज नहीं हुआ, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन एटम के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा और फ्लोरीन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास XeOF4 का स्ट्रक्चर आएगा। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जीनॉन के फ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर्स। तो XeF2 जो होगा दैट विल बी लीनियर, XeF4 will be square planar and XeF6 will be distorted octahedral। अब आप सेम ट्रिक को यूज करके इनके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं वो आप ढूंढ सकते हो। वेल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो। और यहाँ पे आप इनकी शेप्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉन है, तो आई थिंक आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इस सबको करने में। इन केस कोई भी डिफिकल्टी लगे तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है XeO3 में क्या होगी और कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होंगे बाय जीनॉन। सो इस आंसर को आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिएगा। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, आप लोगों को सारी ट्रिक्स के साथ रिएक्शंस बहुत आसानी से याद होगी और बहुत आसानी से आप कोई भी स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर पाएंगे। वेल और ऐसे ट्रिक्स के लिए, कंसेप्ट्स के लिए, क्वेश्चन के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नया लेक्चर पोस्ट करें, नया कोई भी कोर्स पोस्ट करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करना है। आज का होमवर्क भी आपको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करना है। आपके कोई ऐसे डाउट्स हो जो कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पाए तो वेल आप हमें मेल भी कर सकते हैं h2ochemistry@gmail.com। So see you again for the next lecture. Have a nice day. Bye bye.